हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम तैयारी करते हैं इस चैनल पे हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। आइए उसी के अंतर्गत दोस्तों आज हम केवीएस पीजीटी 2018 का वर्जिनल प्रश्न पत्र लेके आए हैं आप सभी के बीच में। देखें कि केवीएस पीजीटी में कैसा प्रश्न आया हुआ है और हमें इसी के लेवल पे आगे तैयारी करनी है। प्रश्न से ज़्यादा आप प्रश्न की व्याख्या पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो प्रश्न आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। आइए चलते हैं और देखने का कार्य करते हैं। आप ध्यान दीजिए, केंद्रीय विद्यालय जो है संगठन पीजीटी 2018 का यहाँ प्रश्न है पत्र है दोस्तों, हिंदी विषय का। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वल्लभाचार्य को। किसको? वल्लभाचार्य को। और इनका व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा फटाफट, खाली देखेंगे प्रश्न का प्रश्न कैसा पूछा गया है, आगे हमें किस तरीके से अपने जो है तैयारी पे धार देनी है, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? तो आप सभी जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4। 4 में आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद तो तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं समास हिंदी में नए शब्द निर्माण के साधन है। ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय, विलोम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे कठिन हो उन्हें चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उपर्युक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। ठीक है। उपर्युक्त शुद्ध देख लीजिए कैसा लिखा हुआ है। प्रश्न थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि दोस्तों प्रश्न पूरा 80 प्रश्न है, तो फटाफट तभी जल्दी से कवर हो पाएगा। ध्यान दीजिए, रिक्त स्थान पे आपने ध्यानपूर्वक पढ़ के उपर्युक्त ध्यान से लगा दिया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो आप ध्यान देंगे तो संवत में माने हैं 1050। ठीक है, याद रखिए क्या होगा? बी नंबर, बी। आइए आगे चलिए। प्रश्न नंबर व्याख्या देख लीजिए एक बार। आप व्याख्या आप अपने से देख लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 पे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि ग्रंथ, आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित है? तो 40। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले निम्नलिखित में से आचार्य हैं? तो आप सभी को पता है, तो ध्यान दीजिए ये मधुप उपनाम। ठीक है, तो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण मधुप उपनाम मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। राष्ट्र कवि से मतलब है कि उस समय जनमानस के लिए जो कवि अच्छे से लिख रहे थे उसमें मैथिली शरण गुप्त का बहुत अच्छा कार्य था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा कि आप जो है कि जो उपेक्षित नारी हैं उन पे लिखें, तो ये बहुत अच्छा लिखे, यशोधरा, ये उर्मिला। तो ध्यान दीजिए, तो मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी को हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि पहचान कर उपर्युक्त विकल्प चुनिए। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता। तो आप उपर्युक्त विकल्प बताएं कौन सा सही होगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका होगा, क्या होगा बताइए, क्या सही होगा? जमीन पर आ जाता। आपसे पूछा जा रहा है ना कि अशुद्ध का चयन करना है आपको, तो क्या होगा? ये होगा डी। क्या होगा? डी। ठीक है, डी होगा। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। ये वाक्य क्या है? शुद्ध रूप है, बत्तख आ जाती होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप दे ऊपर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और यह है प्रश्न नंबर 8। तुम्हारी यह दंतुरिक मुस्कान मृतक में भी
जान डाल देती है। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की। कई बार पूछी हुई पंक्ति है दोस्तों। आइए ध्यान देते हैं। तुम्हारे यहाँ दंतुरिक मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है। उपर्युक्त पंक्ति नागार्जुन की है। और आप देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आगे देखिए हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है, मृद भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला। त्रिलोचन की एक पंक्ति है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार। ठीक है, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं जैनाचार्य। जैन आचार्य हैं कवि। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं आदिकाल के कवि जैनाचार्य तुरंग। सोम प्रभ सूरी की रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, इनकी रचनाएं थी कुमार पाल चरित्र और योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदा, अनुशासन, देसी नाम मावली कोश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो इनमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण है। इनमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, बिल्कुल सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी की नहीं है? देख रहे हैं, नकारात्मक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है दोस्तों। प्रश्न सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है कि प्रश्न को गंभीरता के साथ पढ़ा जाए। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो यह है पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखिए जो है कि आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, नागार्जुन की रचनाओं में पत्रहीन नग्न गाछ हिंदी में नहीं है, बल्कि मैथिली भाषा में लिखित है। कौन सी भाषा में लिखित है? तो ये है मैथिली भाषा में लिखित है। और इसके 1 मिनट, इसके लिए नागार्जुन को सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कि प्रदान किया गया था। ठीक है, इनकी शेष रचनाएं हैं, देखिए भस्मांकुर, युगधारा, सतरंग पंखों वाली, खड़ी हिंदी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रमुख रूप से हिंदी कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। तो सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं कबीर तुलसीदास जी पे। आगे चलते हैं और इनकी जो है कि रचनाएं कौन कौन सी है? तो ये देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, ग्रंथ जायसी ग्रंथाली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांसा प्रमुख। और जो है कि आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके, ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा सकें दोस्तों। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है। तो आप जानते ही हैं क्या जो है कि नीड़ बसे 10 द्वार, इसका एक ट्रिक है, याद रखिए, क्या नीड़ बसे 10 द्वार। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या नीड़ बसे 10 द्वार आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर जो है कि आता है आपका तो बसेरे से दूर, इसके बाद लास्ट वाला आता है 10 द्वार से सोपान तक। यहाँ पे पूरा व्याख्यायित है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लें। नीड़ का क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ध्यान दीजिए। ये है, गहना एक कनक ते गहना इन महभाव न दूजा, कहन सुनन को दुख दुई करी, थापिन इक निमाज इक पूजा। ठीक है, ये भी पंक्ति कबीरदास जी के हैं। जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे ना पुनीत राय की पुस्तक, तो सारी पंक्तियाँ तो वहीं से उठाई गई हैं। आइए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो आप बताएं जो है कि, तो आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब आप शुक्ल के बारे में कैसे मानते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। निबंध को गद्य का निकष या कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है कि यदि गद्य कवियों का
कवियों या लेखकों की सब कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आप ध्यान दीजिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए आप एक बार ध्यान से। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण एकमात्र उनकी कहानी थी। उसने कहा था जो है कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित थी दोस्तों। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। दूसरी कहानी इनकी है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ठीक है, कछुआ धर्म, मोरे मारिस महिकुठाओं, इनके निबंध हैं दोनों। ये दोनों निबंध हैं, बाकी 3 इनकी कहानियां हैं। इनके प्रसिद्धि के कारण इनकी कहानी है। 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखत्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये आप सभी जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय। ठीक है, ये लेखक त्रय के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखन त्रय के रूप में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय प्रसिद्ध हैं। अब जैनेन्द्र का देखेंगे तो महत्वपूर्ण रचनाएं फांसी, वातायन, नीलम देश की कन्या और एक रात दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि। इलाचंद जोशी को आप देखेंगे तो धूप रेखा, दीपावली, होली, रोमांटिक छाया, आहुति के खंडहर की आत्माएं, डायरीज के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल और लजीले कांटे। आगे का देखेंगे तो ये त्रिपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल बड़ी बार पूछी जाती है, ये तेरे प्रतिरूप और अमर वल्लरी। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर का आपके प्रश्न है स्क्रीन पे है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, पल्लव को। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका छायावाद की घोषणा पत्र कहा जाता है। अनामिका एवं परिमल महाप्राण सूर्य की कांत त्रिपाठी की जो है कि निराला के काव्य हैं और कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, चलिए, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? 19 नंबर का प्रश्न है, आप बताएं। तो श्रृंगार रस, शांति रस या इतिहास रस या अद्भुत रस? तो किसकी जो है कि की जाती है? तो इतिहास रस की। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? खड़ी बोली का ये है प्रिय प्रवास। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? तो मैलांचल का। आप सभी जानते हैं, पूर्णिया जिले का ये जो है कि है। और इस जो है उपन्यास के प्रमुख पात्र आप देख लें, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास के मैलांचल के पात्र हैं। अन्य पात्र इनके बावन दास, कमली, विश्वनाथ, रामखिलावन और कालीचरण, शिवशंकर सिंह, और ये हैं हरगौरी सिंह और रमपियरिया। ठीक है, ये पात्र हैं। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 22 पे। छेनी पितंबर कंबर तेसु विदा दई मेरी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला, फिर आई हैं होरन खेलन हौरी। थी पद्माकर की पंक्ति है और बहुत मज़ेदार है। आगे चलते हैं, 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। तो पंक्ति है, प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा रस है, तो पढ़ने से आपको कैसा लग रहा है? तो ये शांत रस है इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 24 नंबर का प्रश्न हो गया है 23 नंबर तक का। यह है 24 नंबर का प्रश्न। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। आइए देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। इनका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ है। अब देखिए, गणपति चंद्रगुप्त का तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में, राम शंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास है 1931 में, बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1956 ईस्वी में।
ये है 25 नंबर का प्रश्न। मेरी चपल यौवन बाल अंचल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा है? तो मैथिली शरण गुप्त के। अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति किसकी है? तो ये आकाशदीप की पंक्ति है। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, अगर कभी जैनेंद्र कुमार की कभी मौका मिले तो आप पढ़िए। अंधेरे है दस्यु मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की है। और इनकी इनकी अन्य चर्चित कहानियाँ हैं तो पुरस्कार, गुंडा, सालवती, खंडहर की लिपि, ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बसाती, बधुआ इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये है 27 से 28 नंबर का प्रश्न। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जा रहा है और आपसे प्रश्न जो है कि परीक्षक पूछ रहा है। 27 नंबर का प्रश्न है ये। आप इसको फटाक से पढ़ लीजिए, फिर इसको समझते हुए हम प्रश्नों को करते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। उनका भरण पोषण और संवर्धन प्रकृति करती है। वे पर मुखापेक्षी नहीं होते। असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करते, वे कुछ करके दिखाना चाहते हैं। वीरों की तुलना देवदार के पेड़ों से क्यों की गई है? दोनों आत्मनिर्भर हैं, मौन रहते हैं, दोनों परमुखापेक्षी होते हैं, दोनों स्वयं जन्म लेते हैं, प्रकृति के द्वारा पाले जाते हैं, दोनों की प्रशंसा नहीं करता। तो ये इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। जो है 27 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। तो आपने जो है गद्यांश को पढ़ लिया हुआ, छोटा सा गद्यांश है और आप समझ गए होंगे। दोनों स्वयं जन्म लेते हैं, प्रकृति द्वारा पाले जाते हैं। ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा यह किस निबंध का पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुखापेक्षी शब्द का अर्थ है तो ये है दूसरों का मुंह ताकने वाला, दूसरों को चाहने वाला और दूसरों की अपेक्षा सुंदर, दूसरों की सहायता करने वाला। तो क्या है? दूसरों की सहायता करने वाला। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आता है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पर तुम फेंक देना। तो ये कैसा वाक्य है आपसे पूछा जाएगा तो आप किसके अंतर्गत बताएंगे? तो ये है, बताइए। ये है आदेशार्थक, आदेश दे रहा है पथिक। ठीक है, सिपाही फूल को, किसको? फूल को। बाकी आप ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा, इनकी व्याख्या को। हम चलते हैं आगे। ठीक, एक छोटा सा जो है कि पंक्ति आपके सामने आ रही है, आप इन्हें पढ़ें और इनका उत्तर दें। कोई बात नहीं, हम थोड़ा जल्दी में हैं तो क्या, लेकिन पंक्ति को पढ़ के इसके प्रश्न को करके आगे बढ़ेंगे। दुविधा हट साहस है, दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो मन पर मन के सुख का अंत नहीं। दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर, तू भविष्य वरण छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। ठीक है। उपयुक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर साहसी बनना, अतीत को भूल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना, अतीत का भविष्य में सामंजस्य स्थापित करना, जो नहीं मिल पाया उसे पाने का उद्गार करना। ठीक है। तो आप जल्दी से प्रश्न का उत्तर दें। तो पंक्ति आपने अगर पढ़ ली होगी ना तो आप समझ पाए होंगे, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, छाया शब्द का प्रतीक है बीते वसंत का, वर्तमान दुखों का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत की स्मृतियों का। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? तो आपको सभी को पता है, तो ये करता है अभिकल्पकार। टेलीविज़न पटकथा मतलब अभिकल्प, लेखक जब सोचेगा उसके बारे में परिकल्पना करेगा तभी तो लिखेगा ना। आगे चलिए, 1 मिनट। हाँ, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है, साक्षात्कार आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण जरूरत है। तो ये क्या है बताइए? प्रामाणिक माध्यम नहीं है,
ठीक है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य क्या नहीं है? तुकबाजी कहाँ होती कहानी में? रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो ये विश्वनाथ ने दी है। ठीक है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य की परिभाषा विश्वनाथ ने दी है। इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ है साहित्य दर्पण। वाक्यम रसात्मक काव्यम, इनकी एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए। अब हम चलेंगे आगे। टेलीविज़न लेखक के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती? तो निर्देशक की, निर्माता की, कलाकार की, कैमरा मैन की। जो निर्माता होता है उसकी भूमिका नहीं होती है, वो तो निर्माण करता है ना निर्देशक। आपने देखा भी होगा टेलीविज़न लेखन दृश्यांकन में निर्माता की भूमिका नहीं होती, जबकि निर्देशक, कलाकार तथा कैमरामैन की टेलीविज़न लेखन की दृश्यांकता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो अपने देख रेख में किसी परियोजना को पूरा करता है एवं अधीनस्थों को परियोजना के पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देता है। आगे चलें, देखिए आप, ये है 37 नंबर का प्रश्न। वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ड प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। तो आप सभी जानते हैं नई ध्वनि बनती है। फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर शब्द को आप सोचिए थोड़ा सा। प्रश्न नया है, भाई ये प्रश्न नया ही मिला है, बाकी प्रश्न तो ठीक हैं। ध्यान दीजिए। फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। कैसा आलेख है? विशिष्ट आलेख है। और फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता कौशल के साथ मनोरंजक शैली में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? इसके नेक्स्ट है सी, फीचर समस्या मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों और त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। क्या है? आप जान लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि का तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पल्लवन और संक्षेपण, प्रारूपण, प्रतिवेदन। तो क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, संक्षेपण। ठीक है, आगे चलते हैं। संक्षेपण कहते हैं, और आप संक्षेपण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये 40 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कार्यालयी हिंदी का कौन सा एक प्रयोग क्षेत्र नहीं है? तो ये कार्यालयी हिंदी, जैसे प्रक्षेपण भी होता है, अनुवाद भी होता है, प्रतिवेदन भी, लेकिन रचना लेखन वहाँ पे नहीं होता है। क्या नहीं होता? रचना लेखन। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है? मौलिक नहीं है। मौलिक नहीं है मतलब खुद के विचार की नहीं है, मौलिकता नहीं है, अनुदित है। तो ये है मेघनाद वध। मेघनाद वध मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है। इनकी दो अन्य अनुदित रचना है, प्लासी का युद्ध और बृहत संसार। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था मौलिक नहीं है, तो हमने अंडरलाइन किया था। ध्यान दीजिए। इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रंग में भयंग, जयद्रथ वध, जय भारत, नहुस, किसान, विकट भट्ट और गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णु, प्रिया, वैताली, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। क्या है? साकेत। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती 1922 ईस्वी में, कई बार पूछा हुआ है। मूल प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये इसे याद रखिएगा, मुसद्दल से हाली। ठीक है, मुसदस, आधा द है तो ये थोड़ा सा उच्चारण में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप। ब्रजमोहन दत्ता दात्ते कैफी कृत भारत दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो आप पढ़ के दे पा रहे हैं, विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो ये है विद्यापति की। ठीक है,
आगे चलिए, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु के कौन हैं? तो अब तो यहाँ पे आपको इनके जन्म को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यदि आप अच्छे से देखेंगे तभी कर पाएंगे। आपको पता है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आपके आएंगे गजानन माधव मुक्तिबोधते 1917 ईस्वी। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी, ठीक है। और अब आपके आ जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये थे 1850 में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? तो ये रहे हैं सबसे कम आयु में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। चलते हैं आगे दोस्तों, सबसे कम ये रहे, शायद रहे होते तो यहाँ पे सबकी एज लिखी हुई है। भारतेंदु मंडल के जितने कवि थे देख रहे हैं, 35 वर्ष, 48 वर्ष, 47 वर्ष, 56 वर्ष, बहुत कम आयु रही। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता लिखी जा सकती है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो चौपाई में कितने चरण होते हैं? तो आप पढ़े होंगे चौपाई के बारे में, ध्यान दीजिए। तो 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ तगड़ होता है, नहीं होता है, ठीक है। यहाँ प्रश्न था उपर्युक्त है, तो ये है जो है कि ये ठीक नहीं होते हैं, विकल्प गलत है, उपर्युक्त है। एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपर्युक्त है? तो ये जो प्रत्येक चौपाई चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। चौपाई छंद के बारे में यह कथन उपर्युक्त, अन्य विकल्प गलत है, ठीक है। यह विकल्प सही है, बाकी क्या है गलत है चौपाई के बारे में, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आप सबको पता है, नंदलाल आर्य वाजपेयी। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरहु शोक समुदाय, ठीक है। यह पंक्ति मीरादास जी ने मीराबाई जी लिखी थी, और ये भी लिखी है उस समय जब इनके घर वालों ने इन्हें जहर पिला दिया था। तो ये मतलब उस समय परेशान होके तुलसीदास जी को एक पंक्ति लिखी थी, तो वही पंक्ति ये है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो कौन से रचनाकार थे? तो ये प्रेमचंद जी थे, ठीक है। मोरा जोबना नवेला भयो गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी लाल, सुनी सेज डरावन लागे बिरहा आगिन मोहि डस डस जाए। तो ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की, ठीक। ध्यान दीजिए, पंक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप जो है कि पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्ति के लेखक कौन है? तो ये हैं रामदरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू, रामदरस मिश्र जो है यात्रा वृत्तांत है इनका। तना हुआ इंद्रधनुष, नरेश मेहता का कितना अकेला, नासिरा शर्मा का जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, शिव प्रसाद सिंह का सब्जा पत्र कथा कहें। लिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? तो कविता के नई प्रतिमान की नई कविता के प्रतिमान, तो ये जो है कविता के प्रतिमान ये है उनका नामवर सिंह का, और ये है जो है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। इनके जितने जो है कि 2 लेखक मिलते हैं, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र और एक लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इनको याद रखिएगा। अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। अब आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंधा कुआं, मादा कैप्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुख कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल दीवाना, सबरंग, मोहभंग राम की लड़ाई। भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक हैं, तो ये हैं इनके ताबे के कीड़े और कारवा, श्याम
एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य, रोमांस। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्याली टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद हूँ। ठीक है, शायद हूँ। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है, तो शिव सिंह सरोज का जो रचनाकाल है, ये प्रश्न जो है कि गलत है, तो इसको सही यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। जो है कि शिव सिंह सिंगर की जो रचना है वो है 1883 ईस्वी, यहाँ पे 33 हो गया है, तो वही मिस्टेक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है, तो यह मंतव्य है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो ये है अमरकांत की कहानी। ठीक है, यहाँ पे है कमलेश्वर की कहानी, राजा निर्वसिया, कस्बे का मालिक, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। और मोहन राकेश की जो रचनाएं हैं तो इंसान खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। धर्मवीर भारती की एक की कहानी संग्रह है, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चाँद के टूटे हुए लोग, बंदी गली, आखिरी मकान। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कीजिए। यह पंक्ति रघुवीर सहाय की है। किसकी है, रघुवीर सहाय की। और कुछ पंक्तियाँ और हैं, किंतु हम है द्वीप हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोत स्विनी। तो यह पंक्ति अज्ञेय जी की है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जनता जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह पंक्ति सरदार सक्सेना की है। अब अभिव्यक्त के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी, तो मुक्तिबोध की पंक्ति है। ऐसी पंक्ति यही लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है किसकी, राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे निम्नलिखित में से कुतबन की रचना है, तो कुतबन में मृग आता है, कुतबन बन बन में कौन रहता है, मृग, ऐसे याद कीजिए। और ये देखेंगे आप, चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती मंझन की है, आखिरी कलाम जैसी की है। राहुल संकीर्तन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, तो ये हैं सरहप्पा। और आगे चलते हैं। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या है, संबंध दिखाया जा रहा है ना, संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ को पूछ रहा है रेखांकित जो पद है ये क्या है, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। आगे चलिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए। तो ये कौन सा पदबंध है भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना खाया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्रिया की जा रही ना, क्रिया पदबंध है। गोरख जगायो जोग भगत भगाए लोग, काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की, कवितावली से ली हुई है। प्रभु जी दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, कबीर की पंक्ति है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, तो सूरदास की है। प्रेम कथा यही भांति विचारें बुझ लें, जो बूझें पायो, तो जयसी की पंक्ति है। जो हो मैंने आप कहें बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह चित्तानुसार नहीं बनी। तो यह पंक्ति किसकी है, तो भारतेंदु जी की है। इन्होंने 2 रचनाएं सिर्फ किए थे ना, फूलों का गुच्छा, और एक कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कौन सी खड़ी बोली में किए थे, बाकी तो ब्रज में ही किए थे। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है, तो ये कौन सी है, तो ये भारत दुर्दशा। इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो नील देवी गीत रूपक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र जो है ये नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी का, अंधेर नगरी प्रश्रहन है। आगे चलते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये बताइए, ये प्रेमचंद थे। और ध्यान दीजिए,
लखनऊ में हुआ था यह अधिवेशन प्रगतिशील का 1936 ईस्वी में, और स्थापना का प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। सज्जाद जहीर की संगठन का महामंत्री बनाया गया था। संगठन का महामंत्री कौन थे? तो सज्जाद जहीर। अमरकांत प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है कर्म भूमि का। ध्यान दीजिए कुछ मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, उनके पात्र: सेवा सदन, सुमन, गजाधर, कृष्णदत्त, शांता। कर्मभूमि प्रेमचंद की जो रचना है उसके अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना। गबन, गबन की आप सभी जानते हैं, जो है महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है ये। जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। भूमि रंगभूमि में ये है सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। आगे चलते हैं, कुछ और पंक्तियां हैं इम्पोर्टेंट जयशंकर प्रसाद की, आपने देख लिया। बिन भी हूँ और तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, महावीर प्रसाद महादेवी वर्मा की है। और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सेवा सदन, आप देख रहे हैं ना, सेवा सदन का प्रकाशन कौन सा है? तो 1900, बताइए आप कमेंट के माध्यम से कौन सा है। तो ध्यान देंगे तो आप फटाक से बता देंगे, ये सब तो इजी प्रश्न है। तो सेवा सदन इनका है 1918 ईस्वी में। आह वेदना, ध्यान दीजिए, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मोस जीवन संचित, मधुगुरिया की भीख लुटाई। उपरोक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो आप सबको पता है, स्कंदगुप्त की है, बार बार पूछे जाने वाली पंक्ति है। और प्रसाद के नाटक हैं तो सबसे पहले सज्जन है, कल्याणी है, परिणय है, नाग्य, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग्य, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूट और स्कंदगुप्त भूस्वामी। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? बुद्ध शिवी का प्रतीक है। ठीक है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आप बताइए फटाक से, किस कवि की हैं? तो अज्ञेय की हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कठगुलाब की रचनाकार, कठगुलाब जो है किसकी रचना है, रचनाकार हैं? तो ये हैं मृदुला गर्ग। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। तो मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा पूछा जाता है, अनित्य, मैं और मैं। मंजुल भगत के हैं अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी। ममता कालिया का कौन सा है? बेघर और नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। मनु भंडारी, आपका बंटी, महाभोज, दोनों उनका उपन्यास है। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने जो है कि साकार किया है? तो जैनेंद्र कुमार। ध्यान दीजिए, जैनेंद्र कुमार की अन्य रचनाएं हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंत, अनाम, स्वामी, दर्शक। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? इसका आपको जो है कि आंसर बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो राह खर्च, 1 मिनट ध्यान दीजिए, देख रहे हैं, राह खर्च है, राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। ठीक है, आप बताइए, मतलब राह खर्च, राह में खर्च। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन सी हो गई? तो ये हो गई तत्पुरुष। और व्यर्थ आप जानते हैं वी उपसर्ग है, अर्थ मूल शब्द है, तो ये अव्ययी भाव हो गया। और गोला और बारूद दोनों क्या है? द्वंद्व हो गया। छुट भैया कर्मधारय समास से, भैया कैसा है? तो छुट भैया है, छोटा भैया है। ठीक है,
ये हो गया इसका डी नंबर। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आचार्य, तो सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है, तो ये है अलंकार गंगा। ये भाव विलास, अष्टम और सुजान चरित तीनों हैं और अलंकार गंगा नहीं है। आंसर होगा सी। ध्यान दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो आप सभी को पता है उर्वशी। कौन सी रचना थी? उर्वशी, 1972 ईस्वी। इनकी अन्य रचनाएं हैं, आप ध्यान दीजिए। अधैर्य का कवि भी इन्हें कहा जाता है। रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मि रथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। ठीक है। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं संस्कृत के 4 अध्याय, तो ये सभी जानते हैं। दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा भी है। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य काव्य है, देखिए, भूमिका, पंत, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है। रामविलास शर्मा की कुछ प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए। प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो ये क्या लिखे हैं? आत्मा काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। और शांतिप्रिय द्विवेदी जी का कथन है, कवि और काव्य, साहित्यिक जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिक, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास के ध्यान दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक को आख्यान भी कहा जाता है? तो अनाम दास के पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जब मन लागे राम सो, तब अनत कहाँ सुजाए, दादू पाड़े लूड़, जो रहे यही समाये। तो सीधा पंक्ति का अर्थ निकल रहा है, मन जब राम में लीन है, अन्यत्र नहीं भटक सकता। ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 80। तो वीडियो व्याख्यान कैसा लगा? अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, नेक्स्ट ऐसा आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपसे मिलने का बस एक ही माध्यम कमेंट है। कमेंट से हमें पता चलता है आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। तो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत के लिए धन्यवाद दोस्तों।